मैं समय हूं और मेरी आंखों ने युगों को बनते बिगड़ते देखा है। आज चलिए सुनते हैं महाभारत की वो कहानी जो असल में शुरू कहाँ से हुई। ये कोई मामूली कहानी नहीं है। अरे, इसे महज एक युद्ध की गाथा समझने की भूल मत करना। ये तो भारतीय संस्कृति के बनने और बिखरने का आईना है। अच्छाई और बुराई, रोशनी और अंधेरे की वो जंग जो हमेशा से चलती आई है और जिसे मैं युगों से देखता आया हूं। तो इस महासंग्राम की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, बहुत पीछे, उस एक फैसले तक जहां एक पूरे राजवंश का भविष्य दांव पर लग गया था। जी हां, इसकी शुरुआत होती है राजा भरत से। तो पहला पड़ाव, राजा भरत का आदर्श। वो राजा जिन्होंने हस्तिनापुर को सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि एक उसूल पर खड़ा किया था। सोचिए, सब कुछ जीतने के बाद एक महान राजा के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? मेरे बाद कौन है जो इस विरासत को संभालने के लायक है? तो भरत के सामने दो रास्ते थे। एक जो कहता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो जैसा भी हो। और दूसरा रास्ता था योग्यता का, जो कहता था कि सिंहासन पर हक उसका है जो सबसे ज्यादा काबिल हो। राजा भरत का मानना बहुत साफ था। वो कहते थे कि एक राजा के बस 3 ही तो फर्ज होते हैं: अपनी प्रजा को न्याय देना, उनकी रक्षा करना और हाँ, अपने बाद एक ऐसे इंसान को चुनना जो इस न्याय और रक्षा के सिलसिले को आगे बढ़ा सके। उनके लिए राजधर्म सबसे ऊपर था। और उन्होंने जो फैसला लिया वो उस जमाने के हिसाब से समझिए एक क्रांति थी। उन्होंने अपने 9 के 9 बेटों को अयोग्य ठहरा दिया और किसे चुना? भरद्वाज के बेटे अभिमन्यु को, जो कोई राजकुमार नहीं था, एक आम इंसान था। जाहिर है ये फैसला आसान नहीं था। उनकी अपनी माँ ने उनसे कहा, बेटा, तुम इतिहास के पहले ऐसे पिता बन रहे हो जो अपने ही बेटों से उनका हक छीन रहा है। लेकिन भरत का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, माँ, मैं एक ऐसा पिता हूँ जो सिर्फ पिता नहीं, एक राजा भी है। क्या बात है! मतलब साफ था, राजा का फर्ज पिता के मोह से कहीं बड़ा है। अब चलिए समय में थोड़ा आगे चलते हैं, कई पीढ़ियां, और देखते हैं कि कैसे भरत का वो मजबूत आदर्श धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। और अब कहानी में आते हैं राजा शांतनु। राजा शांतनु भारत के ही वंशज। एक दिन गंगा किनारे उनकी नजर एक बेहद खूबसूरत रहस्यमयी स्त्री पर पड़ती है। और बस यही वो मुलाकात थी जहां से इस वंश के नैतिक पतन की नींव पड़ी। शांतनु उस स्त्री यानी गंगा पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने अपनी निजी चाहत को राज्य की जरूरत बता दिया। कहने लगे, अगर तुम मेरी रानी बन जाओ तो समझो हस्तिनापुर और मैं, हम दोनों का उद्धार हो जाएगा। गंगा ने हाँ तो कहा, पर एक बड़ी अजीब शर्त रख दी। एक ऐसी शर्त जो किसी भी राजा के लिए मानना नामुमकिन होना चाहिए। उन्होंने कहा, तो फिर एक वचन दो कि तुम मेरे किसी भी काम पर कभी कोई सवाल नहीं उठाओगे। और बस शांतनु ने वो वचन दे दिया। एक राजा ने न्याय करने की अपनी सबसे बड़ी शक्ति एक निजी वचन के आगे गिरवी रख दी। कहा, मैं वचन देता हूं, ना कभी दखल दूंगा, ना कोई सवाल करूंगा। तो इस अंधे वचन का नतीजा क्या हुआ? बहुत बहुत भयानक। जैसे ही उनके पहले बेटे का जन्म हुआ, गंगा ने उस नवजात शिशु को नदी में डुबो दिया। और राजा शांतनु, वो अपने वचन से बंधे बस देखते रह गए, कुछ नहीं कर सके। और ये सिलसिला रुका नहीं। 1, 2, 3 नहीं, बल्कि 4 बेटों को उनकी अपनी माँ ने मार डाला। और राजा एक लाचार इंसान की तरह बस खड़ा देखता रहा। तब राजपुरोहित ने वो सवाल पूछा जो पूरे राज्य के मन में था, महाराज, जो राजा अपने बेटों की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपनी प्रजा की रक्षा क्या करेगा? एक वचन ने एक राजा को पूरी तरह शक्तिहीन बना दिया था। यही था शांतनु का द्वंद्व। एक तरफ एक पति का वचन, दूसरी तरफ एक राजा का धर्म। और अफसोस, वचन धर्म पर भारी पड़ गया। तो अब समझ आ रहा है, इन दोनों कहानियों को साथ रखकर देखिए और आपको वो पहली दरार साफ दिखेगी जिसने इस महान वंश को तबाही की ओर धकेल दिया। तो हुआ क्या? देखिए, पहले एक आदर्श था राजा भरत का, जहां राजधर्म सबसे ऊपर था, काबिलियत सबसे बड़ी थी। फिर आया एक समझौता राजा शांतनु का, जहां एक निजी वचन ने धर्म को अंधा कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि न्याय का वो उसूल ही टूट गया।
और इसी टूटी हुई नींव पर कुरुक्षेत्र के युद्ध की बिसात बिछनी शुरू हो गई। हाँ, जिस दिन जन्म ने योग्यता को पछाड़ दिया, जिस दिन एक वचन ने एक राजा की जुबान पर ताला लगा दिया, असल में महाभारत की लड़ाई तो उसी दिन शुरू हो गई थी। शांतनु का अपने पूर्वज भरत के आदर्श से भटकना ही उस महायुद्ध की असली शुरुआत थी। तो ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई एक इंसान का एक फैसला, एक वचन पूरी तारीख का रुख बदल सकता है? कितना वजन होता है हमारी निजी पसंद का पूरी दुनिया की नियति पर?